हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो बढ़िया मस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विविध। तो इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। केन कुंज सम्मेलन 2010 में हरित जलवायु कोष GCF की स्थापना की गई, परंतु इसका विचार प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरित जलवायु कोष GCF की स्थापना कैनकुन सम्मेलन 2010 में की गई, परंतु इसका विचार यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिसिल, ICRA एवं CIBIL क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न देशों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में होने वाले FDI के अंतर्प्रवाह के स्रोतों के अनुसार घटते हुए क्रम में संयोजित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे USA, नंबर 3 पे मॉरिशस और नंबर 3 पे UAE। व्याख्या देखते हैं। अद्यतन जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान कुल FDI अंतर्प्रवाह की दृष्टि से घटता हुआ क्रम निम्न है: सिंगापुर ग्रेटर देन USA, ग्रेटर देन मॉरिशस, ग्रेटर देन UAE, जबकि वर्ष 2021-22 में यह क्रम निम्न है: सिंगापुर, USA, मॉरिशस एंड नीदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। व्याख्या देखते हैं इसकी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र भारत सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के अनुसार 146 देशों की सूची में शीर्ष पर फिनलैंड है, जबकि भारत का स्थान 136वां है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। व्याख्या देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अब स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, वन एवं पर्यावरण का पूर्ण मंत्रालय गठित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। चलिए व्याख्या देखते हैं। वन एवं पर्यावरण का पूर्ण मंत्रालय पर्यावरण विभाग को रूपांतरित करके वर्ष 1985 में गठित किया गया। इस मंत्रालय का मुख्य दायित्व देश की झीलों और नदियों, जैव विविधता, वनों और वन जीवों सहित इसके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पशु कल्याण और प्रदूषण का निवारण एवं उपशमन सुनिश्चित करने से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, यूपी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद तथा उत्पाद की सूची निम्नवत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं।
तो सिद्धार्थनगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सिद्धार्थनगर काला नमक और चावल के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए, फर्रुखाबाद बस छपाई के लिए, और हमीरपुर जूते के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सड़क विकास नीति का निर्माण करके उत्तर प्रदेश भारत में ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बन गया? 1998 में। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क नेटवर्क के विकास के लिए सड़क विकास नीति का निर्माण कर भारत में ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बना। सड़कों व राजमार्गों का उचित रखरखाव, निर्माण की गुणवत्ता में सुधार व कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक व प्रक्रियात्मक सुधारों की शुरुआत करना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था। नीति का जोर मुख्यतः ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर था। इस कार्य के लिए PWD को नोडल एजेंसी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था कौन सी है? ट्राई, TRAI। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वावलंबन योजना का राजस्थान में मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार दोनों देना। व्याख्या देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वावलंबन योजना 2008 प्रारंभ की गई, जिसके तहत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से शेष लाभार्थियों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति या परिवार को जागरूक करने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया की जानकारी वास्तविक लाभार्थियों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस योजना का राजस्थान में मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार दोनों देना है। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए निम्न में से कौन सी बाहरी एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? ऑप्शन नंबर बी, जापान सरकार। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर भारत एवं जापान की संयुक्त परियोजना है। इसमें प्रारंभ में 1000 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होगी, जो दोनों सरकारें समान मात्रा में निवेश करेंगी। इस परियोजना के माध्यम से रेल, सड़क, बंदरगाह एवं हवाई यातायात में वृद्धि की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, 14वें वित्त आयोग ने अनुदान को ग्राम पंचायत के खाते में सीधे ही 100% हस्तांतरित करने से। चलिए व्याख्या देखते हैं। 14वें वित्त आयोग ने अनुदान को ग्राम पंचायत के खाते में सीधे हस्तांतरित करने का सुझाव दिया था। इसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रारंभ किया गया और मूल अनुदान व निष्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा पर किसने विचार किया? ऑप्शन नंबर डी, दादाभाई नौरोजी। चलिए व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में निर्धनता रेखा पॉवर्टी लाइन की अवधारणा सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक तापन है पृथ्वी सतह पर औसत तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 15, ई शक्ति परियोजना किसने अपनाया? ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक फोरम। चलिए व्याख्या देखते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम WEC द्वारा जारी की जाती है।
ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2022 में डेनमार्क शीर्ष पर जबकि भारत का स्थान 37वां है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। दिल्ली परिवहन निगम। अब व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त विकल्पों में अभिष्ट उत्तर विकल्प ए सही है। दिल्ली परिवहन निगम भारत सरकार के अधीन मुख्य परिवहन संचालक है। अपोलो अस्पताल, सिटी बैंक तथा ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड निजी क्षेत्र की इकाइयाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक अचल पूंजी है? ऑप्शन नंबर ए करगा लोन। अचल पूंजी वो है जो चल पूंजी के विपरीत उत्पादन में बार बार इस्तेमाल में लाई जा सके, अतः करगा लोन इस परिभाषा के अनुसार उपयुक्त विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 19, आय के आधार पर मांग की लोच में निम्न श्रेणी की वस्तु के लिए मांग ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखते हैं। आय में प्रतिशत परिवर्तन से एक वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात मांग की आय लोच है। ई बाई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वाई डॉट वाई अपान क्यू। आय के आधार पर मांग की लोच में घटिया वस्तु के लिए मांग ऋणात्मक होती है क्योंकि आय बढ़ने पर इसकी कम मात्रा खरीदी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, लघु अवधि में फर्म की निश्चित लागत है। ऑप्शन नंबर ए छोड़ी नहीं जा सकती। चलिए व्याख्या देखते हैं। उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त विभिन्न आगतों या उत्पादन के साधनों का प्रतिफल है। इन आगतों या उत्पादन के साधनों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, कुछ साधन ऐसे हो सकते हैं जिनमें उत्पादन के परिवर्तन के लिए तत्काल परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये आगत ऐसे हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जिस उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए कच्चे माल में वृद्धि, श्रमिकों में वृद्धि आदि इन आगतों या साधनों को परिवर्तन आगत या साधन कहते हैं तथा परिवर्तनीय साधनों को भुगतान की जाने वाली राशि को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। इस प्रकार परिवर्तनीय लागत वह लागत है जो उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। उत्पादन की वृद्धि तथा कमी इसमें वृद्धि तथा कमी लाती है। प्रोफेसर बेन के अनुसार परिवर्तनशील लागत वह लागत है जिसकी मात्रा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे आगत या उत्पादन के साधन होते हैं जिनमें तत्काल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, जैसे मशीन में वृद्धि, पूंजीगत संपत्तियों या भवन में वृद्धि। इन पूंजीगत संपत्तियों में वृद्धि कम समयावधि में नहीं लाई जा सकती है, इनकी वृद्धि में बहुत अधिक समय लगता है। इन साधनों को अल्पावधि में स्थिर साधन कहते हैं क्योंकि अल्प अवधि में इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। स्थिर साधनों से संबंधित लागत को स्थिर लागत कहते हैं। प्रोफेसर बेन के अनुसार स्थिर लागत वह लागत है जिनकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन न होने पर ही पूर्णतया अपरिवर्तित रहती है। स्थिर लागत की धारणा का प्रतिपादन मार्शन ने किया, जिसे उन्होंने पूरक लागत कहा तथा कहा कि ये ऐसे व्यय हैं जिनके ऊपर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उत्पादन हो या नहीं। यह लागत फर्मों को वहन करनी पड़ेगी। परिवर्तनीय लागत को मार्शन ने प्रारंभिक लागत या प्रत्यक्ष लागत कहा। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक लागत को वैकल्पिक रूप में इस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं। आर्थिक लागत या मौद्रिक लागत बराबर लेखांकन लागत प्लस अव्यक्त लागत प्लस सामान्य लाभ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या देखते हैं। सामान्यतया मौद्रिक लागत से अभिप्राय उन सभी व्ययों से लगाया जाता है जो एक उत्पादक किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों को उस वस्तु के निर्माण के लिए पारितोषिक के रूप में देता है, अतः उस वस्तु के निर्माण में व्यय करता है। क्वेश्चन नंबर 22, सीमांत आय ऋणात्मक होगी यदि मांग, ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक बेलोचदार है। व्याख्या देखते हैं। सीमांत आय ऋणात्मक होगी यदि मांग की लोच अत्यधिक बेलोचदार हो। यदि मांग की लोच इकाई के बराबर है तो सीमांत आय शून्य तथा यदि मांग की लोच अत्यधिक बेलोचदार है तो सीमांत आय धनात्मक होगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य,
सीमांत आय से उस कुल आय में हुई उस वृद्धि से जो एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि से होती है। सीमांत आय की धारणा का प्रतिपादन स्वतंत्र रूप से D.K. मेहता तथा श्रीमती जॉर्ज रॉबिन्सन ने किया। क्वेश्चन नंबर 23, मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना। चलिए व्याख्या देखते हैं इनकी। सामान्यतः मांग वक्र किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध ऋणात्मक मूल मांग प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होगा, परंतु कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जबकि मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर न गिरे। ये स्थितियां निम्न हैं। नंबर 1, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जैसे आभूषण आदि। नंबर 2, कीफेन वस्तु के संबंध में। नंबर 3, अज्ञानता तथा भ्रम के कारण। नंबर 4, मूल्यों में वृद्धि का डर अथवा कमी की आशा आदि। क्वेश्चन नंबर 24, औसत स्थिर लागत। ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन के बढ़ने के साथ घटती जाती है। चलिए व्याख्या देखते हैं चित्र के लिए। FC पर Q औसत स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत बेटा वस्तु की इकाइयाँ। कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाइयों द्वारा भाग देने से जो भागफल प्राप्त होगा वही प्रति इकाई औसत स्थिर लागत कहलाएगी। चूँकि अल्पकाल में कुल स्थिर लागत अपरिवर्तनीय होती हैं, अतः जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी प्रति इकाई पर लगने वाली और स्थिर लागत क्रमशः कम होती जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या देखते हैं? FC वक्र दाहिनी ओर नीचे गिरता हुआ होगा पर कभी आधार अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। FC लगभग शून्य हो सकती है पर शून्य नहीं। FC अति परवलय वक्र होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत स्थिर बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25, थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी, न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न। व्याख्या देखते हैं। थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर पुस्तक के लेखक वॉन न्यूमैन तथा मॉर्गनस्टर्न है, जिन्होंने वर्ष 1944 इस पुस्तक को प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 26, विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रतिलोच होती है। ऑप्शन नंबर ए, शून्य। विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रतिलोच शून्य होती है क्योंकि एकाधिकारी वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27, स्फीति की स्थिति में ऋणी। ऑप्शन नंबर ए, फायदे में। स्फीति की स्थिति में ऋणी फायदे में होता है। मुद्रा स्फीति के कारण वास्तविक आय में क्षरण होता है क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। क्रय शक्ति में कमी के कारण ऋणदाता वर्ग को हानि जबकि ऋणी वर्ग को लाभ प्राप्त होता है क्योंकि वस्तु के रूप में ऋणी वर्ग को कम ही भुगतान देना पड़ता है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाले वर्ग निम्न है: ऋणी, उत्पादक, व्यापारी वर्ग, कृषक, विनियोजक, साहसी, परिवर्तनशील आय समूह, सार्वजनिक व्यय, आयात वृद्धि, रोजगार, करारोपण, हानि प्राप्त करने वाला वर्ग, उपभोक्ता, ऋणदाता, सार्वजनिक बचत, निर्यात, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग आदि। क्वेश्चन नंबर 8, बचत मुद्रा आय का वह भाग है जो सभी। व्याख्या देखते हैं। बचत मुद्रा आय का वह भाग है जो उपभोग पर खर्च नहीं होता है, अर्थात लोगों के पास उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के बाद जो भाग बच जाता है वह बचत कहलाता है। यह बचत मुद्रा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उद्योगों को निवेश के लिए उपलब्ध रहती है। सॉरी दोस्तों, बहुत खांसी आ रही, तबीयत ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है, यह विचार है। ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त परिभाषा डिकिंसन की परिभाषा का एक अंश है जिसमें उन्होंने बताया है कि समाजवाद के सभी तत्वों, उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व, राज्य द्वारा उनका संचालन, नियोजन, समान अधिकार और सामाजिकता को सम्मिलित कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक पूंजी बाजार का अंग नहीं है? समझिए PACS, BSE, सेंसिटिव, नेस्डैक तथा निफ्टी पूंजी बाजार के अंग है जबकि PACS इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, किस
अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी। क्या देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। पूंजीवादी प्रणाली में उपभोक्ता को अपनी आय का उपभोग या व्यय करने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए वह अपनी आय को किसी भी वस्तु के उपयोग पर व्यय कर सकता है। वही अर्थव्यवस्था में उत्पादन का नियमन करता है और उत्पादन का नियंत्रण भी करता है। उसी की मांग को ध्यान में रखकर ही उत्पादन होता है और वह जितनी मांग करता है उतना ही उत्पादन होता है। जिस वस्तु की मांग वह कम कर देता है, उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन कम करने को बाध्य हो जाता है। इसी कारण उपभोक्ता को पूंजीवादी प्रणाली में सम्राट कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इस नाम से भी जाना जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए सरकारी नियंत्रण। पूंजीवाद में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: उत्तराधिकार का अधिकार, संपत्ति के उपयोग का पूर्ण अधिकार, व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता, उत्पादन की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार, गैर सरकारी स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वार्थ या निजी लाभ की प्रधानता, प्रतियोगिता की भावना, मूल तंत्र योजना का अभाव, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, शासी का महत्व, वर्ग विभाजन, उपभोग की स्वतंत्रता। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकारी नियंत्रण का पूंजीवाद में अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निम्न लक्षण निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। पूंजीवादी प्रणाली से अभिप्राय आर्थिक क्रियाओं के संचालन की उस विधि से है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है और इनका उपयोग निजी लाभ के लिए करने की स्वतंत्रता होती है। निजी संपत्ति का अधिकार, निजी लाभ का उद्देश्य, आर्थिक स्वतंत्रता आदि विशेषताओं के कारण पूंजीवाद को उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें पूंजीवाद व समाजवाद दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाया है। मार्क्स के अनुसार समाज का अंतिम रूप साम्यवाद है जिसमें व्यक्ति के बीच भेद नहीं होगा। इस प्रणाली में योग्यतानुसार कार्य और असक्तानुसार भुगतान की बात कही गई है। इसमें राज्य का लोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पूंजीवाद में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर डी निजी लाभ। क्वेश्चन नंबर 37, समाजवादी समाज में होता है। ऑप्शन नंबर बी योजना। व्याख्या देखते हैं। समाजवादी समाज या व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं: नंबर 1, व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति अर्थात उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार। नंबर 2, आर्थिक नियोजन। नंबर 3, निजी लाभ की समाप्ति अर्थात सामाजिक कल्याण का उद्देश्य। नंबर 4, उत्पादन का समान वितरण। नंबर 5, प्रतियोगिता की समाप्ति। नंबर 6, व्यक्तिगत शोषण की समाप्ति। नंबर 7, बाजार तंत्र या कीमत तंत्र का अभाव। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। रूस, चीन, क्यूबा, वियतनाम समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले हैं। नस्दाक नाम है इसका। ऑप्शन नंबर स्टॉक एक्सचेंज का। व्याख्या देखते हैं। विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मूल्य सूचकांक हैं। मुंबई को सेंसेक्स, डोलेक्स, बेनकेक्स, सिंगापुर को स्ट्रेट्स टाइम्स सेमेक्स, टोक्यो निक्केई, न्यूयॉर्क डो जोन्स, फ्रैंकफर्ट जर्मनी मिडेक्स, दक्षिण कोरिया कोस्पी, यूएसए नास्डॉक एसपी 500 इंडेक्स, लंदन FTSE 100। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में जारी ग्लोबल बिजनेस रेजिलियंस इंडेक्स 2017 में देशों में सबसे भारत का स्थान था 60। ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल बिजनेस
रेजिलियंस इंडेक्स था, भारत का स्थान विश्व के 30 देशों में 60वां था, जबकि वर्ष 2022 में 14वां स्थान था। क्वेश्चन नंबर 41, हरित अभिसूचक इंडेक्स विकसित किया गया है, इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभाग। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरित अभिसूचक को विश्व बैंक के पर्यावरणीय पोषक विकास प्रभाग ने देश की संपत्ति के आकलन के लिए विकसित किया है। इसके अंतर्गत नंबर 1 उत्पादित संपदा, नंबर 2 प्राकृतिक संपदा, नंबर 3 मानव संसाधन को अलग अलग मूल्य प्रदान किया जाता है। इसके आधार पर प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर ए, दावोस। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन प्रति वर्ष शीतकाल में स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है। वर्ष 2022 की वार्षिक बैठक 26 मई 2022 के मध्य दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी, 1957 में। व्याख्या देखते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वर्ष 1957 में रोम संधि के तहत गठित हुआ था। इस संधि के तहत 6 संस्थापक देशों को एक साझा बाजार के तहत इनकी अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को साझा बाजार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 1999 में। यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 1999 में शुरू हुआ, जब यूरोपीय संघ के 11 देशों के केंद्रीय बैंकों ने यूरो को एक एकल मौद्रिक इकाई के रूप में अपनाया। 1 जनवरी 2002 से यूरो सिक्के और बोर्ड बैंक जारी किए गए। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 19 देशों ने यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, निगम कर। क्या देखते हैं। निगम कर भारत सरकार द्वारा लगाया गया प्रत्यक्ष कर जो कंपनियों के लाभांश पर लगाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, आयकर, निगम कर, उपहार कर, समाप्त आस्ति कर, समाप्त व्यय कर, समाप्त संपत्ति कर, पूंजी कर, लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर संघीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में जारी एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। ऑप्शन 4 वाला सही है। तो देखते हैं। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन की रिपोर्ट के अनुसार विकल्पगत एसडीजी लक्ष्यों एसडीजी गोल्स में शीर्ष राज्य निम्न है। नंबर 1, गरीबी नहीं, तमिलनाडु, दिल्ली में। शून्य भूखमरी, चंडीगढ़। अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, गुजरात। लैंगिक समानता, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा राज्य शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1, केरल। प्रश्नकाल में केरल शीर्ष पर था। 30 सितंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक बड़े राज्यों में प्रथम 3 राज्य केरल, राजस्थान तथा कर्नाटक, छोटे राज्यों प्रथम 3 राज्य के अनुसार मणिपुर, त्रिपुरा तथा गोवा है। क्वेश्चन नंबर 48, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 10,000 अंकों के स्तर पर पहुंचा था। बी, फरवरी 2006 में। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचक फरवरी 2006 में 10,000 अंकों के स्तर पर पहुंचा था, जो दिसंबर 2021 में ये इतने अंकों के स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर था। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक विभिन्न राज्यों क्षेत्रों की अग्रणी ब्लू चिप कम्युनिटी क्षमता पर आधारित है।
क्वेश्चन नंबर 49, सीमेक्स शेयर मूल्य सूचकांक का संबंध स्टॉक एक्सचेंज सिंगापुर से। क्या देखते हैं, स्टॉक मार्केट सूचकांक कुछ चुने हुए प्रतिनिधि देशों के मूल्य पर आधारित एक भारांकित सूचकांक है। समय शेयर मूल्य सूचकांक सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज जो 1940 में शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 25, भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण है। ऑप्शन नंबर डी प्रसरण। चलिए व्याख्या देखते हैं। भुगतान संतुलन से तात्पर्य किसी देश की एक निश्चित समयावधि में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की प्राप्ति और भुगतान का व्यवस्थीकरण विवरण है। इसके दो पक्ष होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट पक्ष में मदों में प्रत्यक्ष कर, निर्यात वस्तुओं का अप्रत्यक्ष निर्यात। सेवाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, शिपिंग आदि। विदेशों से प्राप्त उपहार, विदेशों से लिए गए उधार, विदेशियों द्वारा किया गया निवेश, विदेशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए गए ऋण प्रक्रिया शामिल है। डेबिट पक्ष में प्रत्यक्ष आयात, विदेशों से प्राप्त सेवाएं, उपहारों आदि के रूप में विदेशियों को दिए हस्तांतरण, भुगतान, विदेशों का ऋण, विदेशों में आदिवासियों द्वारा किया गया निवेश तथा विदेशों को ऋणों का पुनर्भुगतान शामिल है। एक देश के बीओपी में घाटा या अतिरिक्त भुगतान शेष में असंतुलन कहलाता है। तब यह कहता है जब उसकी स्वायत्त क्रेडिट प्राप्ति है, उसके समाधान स्वायत्त डेबिट भुगतान में नहीं की जा सकती। यदि स्वायत्त डेबिट भुगतानों से स्वायत्त क्रेडिट प्राप्ति अधिक हो तो बीओपी में अतिरिक्त होता है। इसे अनुकूल असंतुलन कहते हैं। दूसरी ओर यदि स्वायत्त क्रेडिट प्राप्तियों से स्वायत्त डेबिट भुगतान अधिक हो तो बीओपी में घाटा होता है, जिसे प्रतिकूल असंतुलन कहते हैं। प्रतिकूल भुगतान शेष के निम्न कारण। नंबर 1, उपभोक्ताओं के रुचियों में परिवर्तन। नंबर 2, विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि और बेलोच पूर्ति के कारण विदेशी मुद्रा में कमी। नंबर 3, विश्व व्यापार में कमजोर प्रतियोगिता शक्ति, अर्थव्यवस्था के अंदर संस्कृतिकारी दबाव। नंबर 3, संरचनात्मक परिवर्तन। नंबर विनिमय दरों में परिवर्तन, चक्रीय उतार चढ़ाव, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, आय प्रवाह, स्फीति, कीमत प्रवाह, आर्थिक विकास की अवस्था, पूंजी का प्रवाह, सामाजिक। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।